नमस्ते सदा वत्सले मातरभूमि में हम लोग डिस्कशन फिर से करने जा रहे हैं पाकिस्तान और भारत के हालात पर। आज बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन बहुत खराब है। मैं मानता हूं कि पूर्ण युद्ध छिड़ चुका है। अब पाकिस्तान के चार टुकड़े करने के अलावा कोई और दूसरा उपचार भारत सरकार के पास नहीं है, क्योंकि अब जब हम हमला सीधा लाहौर पर कर दिए हैं, हम सिंध पर हमला कर रहे हैं, कराची में तमाम तरह का हो गया, रावलपिंडी में हो गया, खैबर पख्तूनख्वा में हो गया, और उधर बलूचिस्तान से खबर ये आई कि बलूचिस्तान पर बलूचों ने कब्जा कर लिया है, बलूचिस्तान से आर्मी भाग गई है, ऐसी खबरें आई। एक खबर फर्जी है या असली है, एक और आई कि असीम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी सेकंड कमांड को वहां बिठा दिया गया है, कोई मिर्जा शमशाद मिर्जा, उनको बिठा दिया गया है, कमांड उनके हाथ में। ये बहुत सारी संभावनाएं बार बार, अब ये र्यूमर भी हो सकते हैं, इन पर विश्वास करना नहीं करना ये हमारे आनंद के लिए और हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए हो सकता है। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो सिचुएशन इस समय क्रिएटेड है, या पाकिस्तान के अंदर की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के साथ हमको कुछ गंभीर चीजों पर विचार करना चाहिए। भारत के अंदर कुछ गंभीर चीजों का विचार हमको करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि जो बांग्लादेश का प्रकरण हुआ, और मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान एक गलती करे, हमने केवल और केवल उनके आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। हमने हमने उनकी आर्मी पर हमला नहीं किया था, हमने उनके सिविलियंस पर हमला नहीं किया था, हमने उनके किसी क्षेत्र पर हमला नहीं किया था। हमने केवल और केवल हमला वहां पर किया था जहां आतंकी छुपे होते थे, जो हमारे लिए खतरा था। और वो कोई हम अकेले नहीं कर रहे, वो काम तो उधर इसराइल भी करता है, अमेरिका भी करता है। लादेन को अमेरिका ने कैसे डिस्क्लेट किया था, कैसे उन्होंने लादेन के अलावा सद्दाम हुसैन का उन्होंने क्या किया था, अफगानिस्तान में तालिबानों का क्या किया था। ये विश्व की पिछले 30-35 साल से पॉलिसी बनी हुई है कि अगर जिन देशों में भी टेररिज्म है और वो देश नहीं रोक पा रहे हैं, तो जिसके लिए वो खतरा है वो देश उसके ऊपर कमान लगाता है और कमान लगाकर उसको कंट्रोल करता है, उस पर सीधा हमला करता है। ये बात हमने देखा हिजबुल्ला के ऊपर कैसे लेबनान के ऊपर हमला किया, और लेबनान की सरकार बिल्कुल नहीं बोली थी। हमने किस प्रकार से, और दूसरे देशों में हमने मतलब वो इसराइल ने किस प्रकार से दूसरे देशों पर उस समय हमला किया था, हमारा भी बिल्कुल वही मोडस ऑपरेंडी था, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। हमने वही किया जो रशिया कर रहा था, हमने वही किया जो अमेरिका करता है, हमने वही किया जो दूसरे बड़े कंट्री इसराइल जैसे शक्तिशाली कंट्री करते हैं। वो अलग बात है कि हमारी मित्रता सब कंट्रियों के साथ है। मजे की बात देखिए कि रशिया ने भी हमारा ही पक्ष एक तरह से लिया। चाइना, जो हमें लगता था लगातार हमारा विरोध करेगा, चाइना भी शांत है। अमेरिका ने खुले मन से हमारा सपोर्ट किया है। जेडी वेंस ने सीधा कह दिया, जब पाकिस्तान के लोग वहां गए तो जेडी वेंस ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम जानो और वो जाने। ये बात वैसी है जैसे पूरा विश्व हमारा समर्थन कर रहा था। मैंने उस दिन भी कहा था कि यूएनओ में जिस समय ये बात रखी गई, सिक्योरिटी काउंसिल में बात रखी गई, पांचों स्थायी सदस्यों ने अगर पाकिस्तान को लताड़ दिया, ये लताड़न खुद में बता रही है कि पाकिस्तान बहुत बुरा फंस चुका है। जो गलती पाकिस्तान ने की आतंकियों पर, उनको एक्शन लेने की बजाय उन्होंने हमारे क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर दिया। मोर्टारों से हमला किया, उन्होंने हमारे ऊपर मिसाइलों से हमला किया, सीधी गोलीबारी कर दी। सीधे हमारे कई एक सिविलियन जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाले थे, ऐसे 10-15 लोग मार दिए और उनके घर तोड़ दिए। एक गुरुद्वारे के ऊपर उन्होंने टारगेट कर लिया। ये सब कुछ जो उन्होंने किया, मैं कल ही कह रहा था कि वो, मैंने रिकॉर्ड तो कल सुबह किया था लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाया, रात में पब्लिश हुआ। सुबह ही कहा था कि गलती वो करेंगे, वो एक गलती करें फिर उसका परिणाम हम बताएंगे। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा चल रहा है। बलूचिस्तान में बहुत डिस्टरबेंस है। उनके यहाँ बॉम्ब, उनके लोग मतलब जो आतंकी उन्होंने पाल कर रखे, वो घर में बॉम्ब फोड़ रहे थे, अपने यहाँ मस्जिदों में बॉम्ब फोड़ रहे हैं, वो अपने यहाँ रावलपिंडी में बॉम्ब फोड़ रहे हैं, वो अपने यहाँ तमाम तरह से बॉम्ब फोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेना से और सरकार से ये आह्वान कर रहे हैं कि भारत के साथ युद्ध करो। लेकिन सरकार तो उनकी जानती है ना कि भारत के साथ युद्ध करने की वो हैसियत में नहीं है।
वो जानते हैं कि पाकिस्तान का युद्ध में कूदने का मतलब है पाकिस्तान का खत्म हो जाना, नक्शा मिट जाना। लेकिन ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जैसे लोग हैं या वहां जो आतंकी संगठन है, उनको उनकी तो खेती ही यही है। वो बिना आकलन करे भारत का, उनके दिमाग में जो कूड़ा भर दिया मौलाना मौलवियों ने कि तुम तो शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, तुम्हें तो हूरें मिलेंगी, हिंदू तो पता नहीं कैसा होता है, हिंदुस्तान को तो तुम कभी भी कर सकते हो, ये तो अल्लाह ऊपर से इशारा कर रहा है, और ये सब बिना सिचुएशन के आकलन किए वो बड़ी बड़ी बातें करके आतंकियों को वहां बहकाते हैं। आतंकी सेना के ऊपर दबाव बना रहे थे, आतंकी सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे, और उन्होंने अपने ही घरों में बम फोड़ने शुरू कर दिए। सरकार और सेना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उसने हिंदुस्तान की तरफ अपने गोले बारूद दागने शुरू कर दिए। ये गलती मैं कह रहा था कि ये गलती पाकिस्तान करे, और वहां पाकिस्तान के कई टुकड़े होने वाले हैं। आप सोचिए, उनका सबसे सुरक्षित स्थान अगर कोई माना जाता है तो वो लाहौर माना जाता है। लाहौर पर भी हमला, लाहौर पर भी इधर से मिसाइलें गई। सबसे पहले हमने उनके सभी एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, वो सारे नष्ट कर दिए। उसके बाद कराची में भी, या उधर के जो पोर्ट है, कराची का पोर्ट है, वो कराची का पोर्ट अब इस स्थिति में नहीं बचा कि वो अपने युद्धक पोर्ट भी भेज सके। कई एक हवाई अड्डों पर भी, जो युद्धक हवाई अड्डे थे, उन अड्डों पर भी को भी नष्ट कर दिया गया है। आप सोचकर देखिए, उनके आतंकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि भारत ने किसी सिविलियन एरिया में किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया हो, या सिविलियन एरिया में किसी प्रकार का कुछ किया हो। लेकिन जो ध्यान देने की बात है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी, मैं उस पॉलिसी की तरफ याद दिलाऊंगा जो जिन्ना ने किया था, और उसका रिपरकेशन अभी तक क्या हुआ। जिन्ना चाहता था कि हिंदुस्तान को वो फतेह कर ले। उसने माउंटबेटन से कहा, हमें भूमि का टुकड़ा दे दो, भूमि के टुकड़े लेकर मैं सेनाएं सजाऊंगा और हिंदुस्तान को फतेह करूंगा। इसी को ध्यान में रखते हुए उसने हिंदुस्तान के अंदर 100 से ज्यादा रियासतें जिनके नवाब मुसलमान थे, ये कहा कि नहीं, रियासत का जो जो हेड है, जो रूलर है, वो अधिमिलन करेगा। पटेल के रहते वो पॉलिसी उसकी फतेह नहीं हो पाई, यानी कि वो फरबहाल नहीं हो पाई। लेकिन वो लगातार वो करते रहे, चाहे वो 47 की लड़ाई हो, चाहे 62, चाहे 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, 99 का मामला हो, छद्म युद्ध हो, या फिर वो आतंकवाद के माध्यम से की गई डिस्टर्बेंस हो, भारत के अंदर जो चरमपंथी मानसिकता के लोग हैं उनको भड़काना हो, उनको भड़का कर इस्तेमाल करना हो, वो सब कुछ करते रहे। पहली बार भारत ने आज वो किया है जो उसको बहुत पहले करना चाहिए था। मैं लगातार कहता आया हूं, एक वीडियो, एक एक इंटरव्यू मैंने कल दिया भी था जिसमें कहा था कि बृहत्तर भारत बनने का समय आ गया है। बृहत्तर भारत का मतलब है कि जब भी 400-500 साल में रूलर एक कोई ऐसा आता है, कोई राजा ऐसा आता है, वो पूरे संसार, पूरी शक्ति को, भारतीय उपमहाद्वीप को इकट्ठा करके एक कर देता है। ये चाहे हम गुप्तों के समय, चाहे हम मौर्यों के समय की बात करें, चाहे हम गुप्तों की समय की बात करें, या उससे पहले हम महाभारत की बात करें, हम रामायण काल की बात करें, या इस तरह के बहुत सारे युद्ध होते रहे। इन युद्धों का परिणाम स्वरूप भारत विखंडित होते हुए, जब कमजोर शासक पैदा होता है तो भारत विखंडित होता है, जब मजबूत शासक बैठता है तो भारत को पुनः एक करता है। इस पर मैंने ये भी कहा था कि रिलीजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, रिलीजियसली भी भारत में वापस आते हैं। उसका इलस्ट्रेशन समझिए। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान ये क्लेम करता है, पाकिस्तान का मुसलमान भी ये क्लेम करता है कि आदम अलैहिस्सलाम भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। कोई कहता है कि वहां श्रीलंका में आए थे, तो कोई कहता है इधर उतरे थे, कोई उधर उतरे थे, मतलब इस्लाम हिंदुस्तान सब, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे उतरा था, भारतीय उपमहाद्वीप में उतरा था। इस्लाम उतरा था, इस्लाम बड़ा भी होगा, इस्लाम चला भी होगा, लेकिन जब भी रूलर आया, कोई स्ट्रांग रूलर आया, तो इस्लाम छोड़कर लोग वापस आ गए। वो ये कहते हैं, वो उनका क्लेम, मैं उनके क्लेम को स्वीकार कर लूंगा, तो मैं ये कहता हूं कि अगर इस्लाम हिंदुस्तान में आया था और भारत पूरा इस्लामिक कंट्री था, तो फिर कहाँ चले गए थे। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी एक स्ट्रांग रूलर आता है, जब भी एक स्ट्रांग शासक आता है, तो फिर इस्लाम को छोड़कर या रिलीजन को छोड़कर उसमय हो जाता है। आज का जो शासक है वो भी वैसा ही है। इसलिए जो लोग भी इस्लामिक चरमपंथ, ईसाइयत की हो, और ये सब कुछ जिनके दिमाग में है कि ये बहुत परेशान करेंगे चंडमुंड, तो इनका क्या होना है, आप समझ लीजिए कि अगर आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए थे और उसके बाद हजारों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक इस्लाम भारत में कदम नहीं रख पाया,
तो इसका मतलब साफ है कि भारत में ऐसे रूलर रहे हैं जिन्होंने इंटीग्रेशन भी किया, रिलीजियस इंटीग्रेशन भी किया, और उन्होंने क्षेत्रीय इंटीग्रेशन भी किया। भारत एक होता रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप एक देश रहा। आज भारतीय उपमहाद्वीप, इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी कि वो एक तरफ से बांग्लादेश, एक तरफ से पाकिस्तान, और अंदर से हिंदुस्तान में बैठे उनके मानसिकता के लोग ये सब ऊधम मचाएंगे तो हिंदुस्तान को हम फतेह कर लेंगे। उनका प्लान था कि भारत के अंदर डिस्टर्बेंस करेंगे, आतंकवाद फैलाकर भारत के अंदर डिस्टर्बेंस करेंगे और फिर वो युद्ध करेंगे। आज उल्टा, जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है उसके साथ वैसे ही होता है। आज उल्टा उनके साथ हो गया है कि उन्होंने गड्ढे खोदे तो हमारे लिए थे, लेकिन आज उनके यहाँ उनके आतंकियों ने बम फोड़े और बाद में वो बौखलाहट में, मजबूरी में वो हमसे लड़ गए, और हमसे लड़ गए तो मतलब वो युद्ध में बदल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर का परिणाम जो निकलने वाला है वो ये है कि पंजाब एक अलग पाकिस्तान बनेगा, खैबर पख्तूनख्वा हो सकता है कि अफगानिस्तान ले जाए, हो सकता है वो अलग देश बने, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हमारे पास वापस आएगा, सिंध अलग देश बनेगा, और बलूचिस्तान स्वयं में स्वतंत्र घोषित कर चुका है। इस समय पिछले 2 दिन में बलूचिस्तान के लोगों ने वहां ठहरी आर्मी को मारा है, वहां की पुलिस को भगाया है, वहां प्रशासन अब नाम की चीज नहीं रही, वो सब भाग गए हैं और वो अब इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं, लाहौर की तरफ। अब इस समय बलूचिस्तान की स्थिति यह है कि वो शासक विहीन है, और वहां पीएलए ने घोषित कर दिया है कि बलूचिस्तान स्वतंत्र हो चुका है। आप सोचिए कि 60% भूमि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान अगर स्वतंत्र घोषित कर रहा है अपने आप को, तो सिंध और पंजाब ही तो बचता है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर तो हमारा वैसे ही है, और सिंध और पंजाब दोनों अलग अलग मानसिकता है, एक पंजाबी मानसिकता है और एक हिंदी मानसिकता है, दोनों अलग देश बनेंगे। अब इसको भारत में कैसे विलय करना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये अपने आप रिलीजन चेंज के साथ साथ ये अपने आप भारत में आ जाएंगे, और ये वैसे ही होंगे बांग्लादेश जैसे। बांग्लादेश बहुत बड़ा नहीं है, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, हमारे किसी भी प्रदेश से भी बहुत छोटा है। और अगर ये बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 8,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का पाकिस्तान है, 4.5 या 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर अलग हो चुका है। अब बचा 3-3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, उसमें एक एक 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के 3 बचेंगे, और उसमें भी 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारा है। हमारा 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास वापस आने वाला है, और बाकी का जो क्षेत्र है वो बचता है 2.5-3 लाख स्क्वायर किलोमीटर, एक एक 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के 2 नए देश बनेंगे। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अब 3 देश बनेंगे, जिसमें एक सबसे बड़ा देश अगर कोई होगा तो वो बलूचिस्तान होगा। बाकी का जो क्षेत्र बचता है वो सिंध और पंजाब, यानी कि पंजाब अपने आप को पाकिस्तान घोषित करेगा और सिंध अपने आप को निश्चित रूप से सिंध देश घोषित करेगा। इसके बाद अमेरिकन स्टाइल में, जैसे अमेरिका के साथ देश जुड़ते चले गए, अमेरिका स्वतंत्र हुआ था तब 13 स्टेट हुआ करते थे, आज उनके पास 50 हैं, वैसे ही ये फिर भारत के साथ आने वाले हैं। लेकिन इनकी शर्त ये होनी चाहिए, या जो जो कार्रवाई है वो ये है कि ये अपना अपना रिलीजन भी छोड़ेंगे। और मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए थे और रिलीजन मुसलमान था भारत का, तो लाखों हजारों वर्षों तक वो रिलीजन कहाँ था वो शासक पर डिपेंड करता है। लोगों ने निश्चित रूप से इस्लाम छोड़ा होगा, लोगों ने निश्चित रूप से मुसलमान से वो हिंदू बने होंगे और भारतीय बने होंगे। आज फिर वही होने की स्थिति आ चुकी है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम ऐसा करने वाले हैं। लेकिन भारत के लोगों को जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि हमने अपने बॉर्डर बांग्लादेश की तरफ सजा दिए हैं, कि वो बांग्लादेश का भी इंटेंशन ठीक नहीं था, वो पाकिस्तान का साथ देना चाहता है, और उनके बहुत सारे लोगों ने कहा भी था कि अगर युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ तो बांग्लादेश का काम ये होगा कि बांग्लादेश चिकन नेक की तरफ हमला कर दे और उस पूर्वोत्तर क्षेत्र को काटे। वहां पर हमारी सफिशिएंट फोर्सेस लगा दी गई हैं, वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त भारत के अंदर की जो जो रिलीजियस स्थान है, भारत के अंदर के जो 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 ऐतिहासिक स्थान है, उन पर आज सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इसके अलावा ड्रिल्स वगैरह हम पूरे देश में कर ही चुके हैं, बच्चों का प्रशिक्षण पूरे देश में चल ही रहा है, पूरे देश में सायरन का ब्लैकआउट और ये सब कुछ चल ही रहा है। वो हम प्रैक्टिस के लिए शुरू किए थे, लेकिन मजबूरी में युद्ध करना पड़ रहा है, तो युद्ध में वो शुरू हो रहा है। बात यहाँ पर ये आती है कि भारत के अंदर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए सपोले छोड़े गए थे, वो सपोले शांत हैं। इसलिए पूरे देश को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। इतने अचानक ये सारे युद्ध हुए, हालांकि अचानक हमारे लिए हुए, देश के लिए, सरकार के लिए नहीं हुए। सरकार 15 दिन से तैयारी कर रही होगी, और सरकार
पुलवामा के बाद से तैयारी कर रही है। वो उस समय ट्रेलर उन्होंने दिखाया था, और मैंने आपको एक बार बहुत पहले बताया था कि हमने 3 बार पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की तैयारी की थी। एक बार सीएए भारत में हो गया था, एक बार किसान मूवमेंट भारत में हो गया था, एक बार गलवान चाइना ने उनको बचा लिया। लेकिन कब तक चाइना बचाएगा, कब तक सीए बचाएगा, कब तक ये बचाएगा, इस बार वो पूर्ण रूप से हो गया। मैं लगातार कह रहा था कि भारत सरकार एकदम तैयार है मेरी नजर में कि वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस लेगी, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इतनी हालत खराब हो जाएगी कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत के पास इस प्रकार से आएगा कि पाकिस्तान खुद 3 हिस्सों में बटेगा। सोचने की बात यह है, पाकिस्तान के लोग अगर सुन रहे हो तो उनको भी आह्वान ये किया जाता है कि वो लोग पहले अपना रिलीजन बदलें, पहले वो मूल संप्रदाय में आए, हिंदुस्तान के संप्रदाय में आए, और फिर वो हिंदुस्तान की मिट्टी को प्रेम करें, यहाँ अपने देवताओं को वहाँ बैतलेहम या फिर खाड़ी में न ढूंढें, अपने देवताओं को, अपने पूर्वजों को भारत में ढूंढें। मेरा मानना बिल्कुल साफ है, युद्ध की स्थिति भयावह हो चुकी। हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो जासूसी मोड में आ जाए। उसको अगर किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि लगती है तो वो सरकार को सूचित करे, वो पुलिस को सूचित करे। किसी प्रकार का अगर ऐसा लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, जरा से भी शंका हो, तो तुरंत उसको खबर करनी चाहिए। एक बात और कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रोहिंग्या वाला विषय कल आया था, और अभी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच के सामने ये हुआ कि साहब रोहिंग्या आ गए हैं, ये तो बच्चे हो गए हैं, फलाना। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख शब्दों में कहा कि अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में आ गया है तो फिर उसको फॉरेनर्स एक्ट के तहत भारत से बाहर डिपोर्ट करना ही एक उपाय है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्यों नहीं वो एक्टिविटी हो। बड़ा वकीलों ने चिल्लाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने बिल्कुल नहीं सुना, और उन्होंने वो पिटीशन डिसमिस की और कहा कि भारत जो एक्शन ले रहा है वो एक्शन पूर्णतः सही है। फॉरेनर्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए और उनको डिपोर्ट कर देना चाहिए। भारत में अब खैरात की जमीन नहीं दी जाएगी। आप सोच लीजिए, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ जो कोर्ट का एक सिंपैथिक व्यू होता था, वो व्यू भी अब दिखता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जब आप धर्म पूछकर किसी को गोलियां मारे तो हम क्यों भारत में रहने दें। हालांकि भारत में जो जो उनके बड़े उनके सिंपैथी रखने वाले लोग हैं, या मैं कहूं भारत के जो गद्दार हैं, वो निश्चित रूप से पूरी कोशिश करेंगे कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भारत में रखा जाए। और रोहिंग्या बांग्लादेशी ही वो प्रजाति है जो भारत को इंटरनल डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि आंख, नाक, कान सब खुले रखें, दिन से लेकर रात तक बिल्कुल ध्यान रखें कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। अपनी तैयारी पूर्ण रखें, सेना के साथ हम भी खड़े होंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारी जिम्मेदारी सेना से ज्यादा बनती है। वो पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर सकते हैं, वो विदेशियों को कर सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर हमारी जिम्मेदारी है कि भारत में अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस सोच भी रहा है तो फिर हम उसको उसको खत्म कर दें, हम उसको पकड़वा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।